यही पुकार, मुस्लिम सिख बौद्ध सब आओ, आदिवासियों घुल मिल जाओ, एक होके बन जाओ बहुजन, बन जाओ बहुजन, मिशन की यही पुकार। तो वो बोले बहुत अच्छे लगे और यही परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। ये उनकी खास बात थी कि यही परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। तो खास तौर से जो हमारा यूथ है और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उनको एक ऐसी विंग तैयार करनी चाहिए जो हमारे आंदोलन से भटके हुए नेताओं को और प्रतिनिधियों को थोड़ा सा एहसास करा सके कि हम कहीं गलत रास्ते पे हैं। छोटे छोटे सभी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो बहुजन कंसेप्ट के आधार पर अपने दल या संगठन चला रहे हैं, उनको कॉल करके इस गंभीर विषय पे चिंतन मनन करके अलायंस उनके साथ होना चाहिए। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष की आज इस खास पेशकश में हमारे साथ है नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी का परिचय आप सबको है। बहुजन आंदोलन के एक ऐसे सहयोगी कार्यकर्ता है या फिर कहे कि गीतों के आंदोलन के वे लीडर भी है। मथुरा से आते हैं नेत्रपाल ब्रिजवासी। चेहरा आप सबके लिए जाना पहचाना और ये नाम भी बड़ा जाना पहचाना है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो बहुजन जागृति का जत्था बना और इस जत्थे में जो गीत आए, इन गीतों की प्रकृति कैसे थी और ये प्रकृति अब तक कैसे बनी हुई है और ये प्रकृति इस समय बहुजन आंदोलन को क्या कुछ दे पा रही है और क्या कुछ करने की जरूरत है। ब्रिजवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो नेत्रपाल जी इस नाम से कम ही जानते हैं, लेकिन ब्रिजवासी के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ब्रिजवासी, इस बात को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां बहुजन आंदोलन गीतों की जागृति के साथ अगर खड़ा हुआ है, तो आपने कैसा महसूस किया? इस वक्त आप इस आंदोलन की ओर किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, ऐसा है, मान्यवर कांशीराम साहब ने जी जब ये मूवमेंट शुरू किया जी तो सबसे पहले वो मथुरा में 22 अप्रैल 1980 को आए। एक कार्यक्रम था अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स, चलता फिरता अंबेडकर मेला। जी जी उस कार्यक्रम में जब आए तो वो हमारी पहली मुलाकात थी कांशीराम साहब से। कांशीराम साहब से पहली मुलाकात थी और इसमें संयोग है कि हमारी उम्र भी इस समय 22 वर्ष की थी। अच्छा, 22 अप्रैल थी उनके आने की तारीख और हमारी उम्र भी 22 वर्ष की थी उस समय जी। पहली बार हमें उनके बारे में ABCD कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना सुना कि कोई दूसरे अंबेडकर पैदा हुए हैं जो मथुरा में आ रहे हैं 22 अप्रैल को। हमारे एक साथी ने हमें बताया तो वहाँ चलना है, तो हम वहाँ गए। चूंकि हमें बचपन से गीत लिखने का, कविता लिखने का शौक था। अच्छा, एक बात तो, जब आप 22 की उम्र में माननीय कांशीराम साहब से मिले और उस वक्त में उनकी बात भी सुने और उस वक्त में भी आपको गीत लिखने का शौक था जी, क्या कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए आप दे पाएंगे जो जागृति का गीत हो? बिल्कुल बिल्कुल। लेटेस्ट गीत जो मैंने अभी लिखा है इस वक्त का जो लेटेस्ट है मूवमेंट का, और उस वक्त का गीत तो मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन माम सेफ की कुछ लाइनें तो याद है। लेकिन इस वक्त अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त का गीत सुने। इस वक्त का अभी लेटेस्ट मैंने गीत लिखा है जिसमें जो हमारे 5 महापुरुष हैं, फूले साहू, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम साहब, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी लेटेस्ट गीत लिखा है। वो इस तरह से है जी। परस्पर मिल जाओ दलितों, मिल जाओ पिछड़ो, तब ही मिलेंगे अधिकार। एक होके बन जाओ बहुजन, बन जाओ बहुजन, मिशन की यही पुकार। मुस्लिम सिख बौद्ध सब आओ, आदिवासियों घुल मिल जाओ, एक होके बन जाओ बहुजन, बन जाओ बहुजन, मिशन की यही पुकार। उसमें मैंने महापुरुष वाइज लिया है। ये जो गीत बहुजन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए
और बहुजन आंदोलन में इस बात में एक बड़ा विश्वास भी व्यक्त किया जाता है कि लोगों से संवाद हुआ जाए, और ये संवाद गीतों के द्वारा जब आता है। लेकिन जब ब्रिजवासी की ये बात हम उनके कंठ से जब इस गीत को फूटता हुआ देख रहे हैं, तब आप देखिएगा कि वो ब्रिज की खुशबू भी इसमें है, उसकी माटी का जो गंध है, सुगंध है, वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। ब्रिजवासी, ये जो गीत आपने लिखा है, हमें लगता है कि ये ब्रिज का वो लोक गीत है जिस गीत के साथ ही ये आगे बढ़ रहा है। जी, असल में ये नाम जो ब्रज से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। ये जो ब्रजवासी मेरा नाम है, ये 1988 का जी, जब बाई इलेक्शन इलाहाबाद का मान्यवर कांसीराम साहब ने लड़ा था, तो उस समय 80 में इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद 1986 में मुझे सिविल कोर्ट में नौकरी मिल गई थी। अच्छा। इसलिए कांसीराम साहब ने हंसी हंसी में, भाई उसकी नौकरी अब लग गई है तो उसको अब ब्रजवासी के नाम से, तो ये नाम उन्होंने मेरा रखा था। मैं इसमें आगे बताता हूं। मतलब ये गीत भी आप, ये नाम भी आपको कांशीराम जी ने दिया है? जी, बेशक, बिल्कुल कांसीराम साहब का दिया हुआ नाम है। नहीं, मेरा नाम है एक्चुअल नेत्रपाल सिंह, इतना नाम था। तो मैंने इसमें आगे क्या बताया है जी, कि ज्योतिराव सावित्री बाई मनुवाद से लड़ी लड़ाई, सहे अपमान बहुत दुखदाई, तब शिक्षा की ज्योत जलाई, पढ़ने के अधिकार, पढ़ने के हकदार, तभी से शूद्र बन गए, नारी भी बन गई पढ़ने की हकदार, परस्पर मिल जाओ बहुजन, मिल जाओ दलितों, मिल जाओ पिछड़ो, तब ही मिलेंगे अधिकार। देखिएगा, एक बड़ा लंबा वक्त बीता है कि ये आप 82-83 की बात बता रहे हैं जब आप बहुजन आंदोलन का हिस्सा बने, और आज हम लोग 2026 में हैं, और गीत आप निरंतर लिखते चले जा रहे हैं। ये जो गीत है, इन गीतों का प्रभाव कितना देखा आपने पूरे उत्तर भारत में? जिस तरह का बहुजन आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखता है इस वक्त, तो इसमें गीतों की भूमिका कितनी दिखाई देती है आपको? गीतों की भूमिका इतनी दिखाई देती है, जब 22 अप्रैल 1980 को जी पहले कार्यक्रम में कांसीराम साहब ने मेरे 2 गीत सुने, तो फिर मैंने भावुकता में उनसे पूछा कि साहब मेरे गीत आपको कैसे लगे? अच्छा। तो वो बोले बहुत अच्छे लगे और यही परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। ये उनकी खास बात थी कि यही परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। और उन्होंने 1981 से ही जब DS4 का निर्माण हुआ, तभी से राष्ट्रीय मंचों पर अपने संबोधन से पहले बोलने के सैकड़ों मौके मुझे लखनऊ में, दिल्ली में, मथुरा में, आगरा में, बुलंदशहर में, पंजाब में सैकड़ों मौके उन्होंने अपने संबोधन से पहले गीत रखने के दिए। और लाखों लोग इस इंतजार में रहते थे कि साहब बोलेंगे तो उससे पहले ब्रजवासी जी का गीत सुनने को मिलेगा। अच्छा। मतलब लोगों को ये आदत भी बन गई थी। नहीं, गीत तो हमने आपके सुने हैं जरूर ये कार्यक्रमों में, लेकिन इस वक्त ब्रिजवासी जी, एक बात हम भी समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त बहुजन आंदोलन जिस स्थिति में दिखाई देता है, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में क्या अब करने की जरूरत है? एक्चुअली आज की तारीख में जो बहुजन आंदोलन है, जिसको सबकी जुबान से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जी। हर आदमी का ये मानना है कि बहुजन आंदोलन डाउनफॉल हो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, क्या आपको भी लगता है? नहीं, हमें भी लगता है। हमें इसलिए लगता है कि बहुजन आंदोलन का जो प्रोडक्ट है, जो मान्यवर कांसीराम साहब ने तैयार किया, जो प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टीट्यूशन है, आज उस इंस्टीट्यूशन के हम भी लायक नहीं हैं। हमें भी आज जो व्यक्ति 1980 से इस मूवमेंट का विद्यार्थी जीवन से हिस्सा रहा हो और आज इस वक्त उसकी जरूरत ना हो, तो इससे ही सिद्ध होता है कि आंदोलन कहीं गलत दिशा में, आंदोलन नहीं रहा बल्कि गलत दिशा में डाउनफॉल की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है। तो फिर इस पर करने की क्या जरूरत है? मतलब कैसे ये अपनी पटरी पर चला आएगा? करने की ये जरूरत है कि जैसे
जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं जी। उनको एक ऐसी विंग तैयार करनी पड़ेगी। मैं इस बात को बिल्कुल बेबाक तौर पर कहता हूं कि आज भी लगभग पार्लियामेंट में 100 से ऊपर, लगभग 150 के आसपास रिजर्व सीटों से चुने हुए सांसद बैठे हैं। तमाम विधायक रिजर्व सीटों से चुने हुए बैठे हैं। तमाम छोटी बड़ी पार्टी चलाने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन क्या कारण है कि उनको ये एहसास नहीं है कि हम आंदोलन और समाज के लिए फिट नहीं है। ये एहसास उनको भी तो होना चाहिए। तो खासतौर से जो हमारा यूथ है और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उनको एक ऐसी विंग तैयार करनी चाहिए जो हमारे आंदोलन से भटके हुए नेताओं को और प्रतिनिधियों को थोड़ा सा एहसास करा सके कि हम कहीं गलत रास्ते पे हैं। अगर ये काम हम कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ आंदोलन बहुत तेजी से हमारा डेवलप होगा। अगर ये काम नहीं कर पाए तो फिर यही क्रम चलता रहेगा। आंदोलन बार बार उठेगा, फिर डाउन होगा, बार बार उठेगा, मतलब एक उभार आएगा और फिर से नीचे की ओर चला जाएगा। जी जी जी, यही तो हो रहा है आजकल। तो क्या इसमें निरंतरता नहीं है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, निरंतरता नहीं, कहीं कहीं हमारी लीडरशिप में जी वीकनेस है। और लीडरशिप के जो पिलर हैं, लीडरशिप के जो मीडिएटर लोग हैं, उनमें भी कहीं कहीं वीकनेस है। अच्छा, इस वक्त में अगर हम उत्तर भारत के आंदोलन को देखें तो उत्तर भारत को आप किस दृष्टि में देख रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे और बहुजन समाज पार्टी का भी एक अपना खास अस्तित्व रहा है। इस वक्त में भले ही वो कमज़ोर सा दिखाई देता है, लेकिन आप कैसा देख रहे हैं कि ये आंदोलन 2027 के लिए कैसे अपनी तैयारी कर रहा है? ये तो आप ये मान के चलिए कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है जी कि शूद्रों के लिए जो मुख्य मिशन है, जो मुख्य आंदोलन है, वो हिंदुओं के विरुद्ध ओपन युद्ध होना चाहिए, ओपन वार। तो ये जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने जो लाइन खींची थी 1585 वाली और जो बहुजन कंसेप्ट दिया था, उस बहुजन कंसेप्ट से बदल के जो सर्वजन कंसेप्ट आया है, वो सर्वजन कंसेप्ट से वो जो लाइन तय करी थी, स्ट्रगल की, संघर्ष की जो रेखा, जो मानक तय किया था, वो मानक गड़बड़ाने से ये आंदोलन काफी बिगड़ रहा है। मतलब वो रेखा भी कमजोर हो गई है। वो रेखा कमजोर निश्चित तौर पर हुई है, तो बिल्कुल हुई है। तो अभी 2027 में इस पूरी स्थिति को आप कैसा देखते हैं? अब 2027 की स्थिति में आप भी समझदार हैं, सारे पूरे देश में लोग समझ रहे हैं, सिर्फ भावुकता से सरकारें नहीं बनती। लेकिन एक बात तो है ब्रिजवासी जी, इतना लंबा समय आपने बहुजन आंदोलन के साथ गुजारा है और आज भी आंदोलन के साथ बने हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि इस वक्त का जो राजनीतिक समीकरण है या फिर राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि कोई अलायंस में चुनाव लड़े जाए? अलायंस में चुनाव पहले लड़े गए हैं, उसका बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जो खासतौर से मान्यवर कांसीराम साहब ने जिस पार्टी को बनाया, जिसके हम भी फाउंडर मेंबर रहे, बहुजन समाज पार्टी किसी से अलायंस न करना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा रिजल्ट हो सकता है। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? होना तो बिल्कुल चाहिए। जो समानांतर विचारधारा के लोग हैं, हम ये मान के चलते हैं जो बड़ा लीडर है, ये बड़े लीडर का बड़ा दिल होना चाहिए, उसे अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए कि जो छोटे छोटे, जैसे बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, तो नेशनल लेवल की पार्टी होने के नाते जो माननीय बहन जी हैं मायावती जी, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि छोटे छोटे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटे छोटे सभी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो बहुजन कंसेप्ट के आधार पर अपने दल या संगठन चला रहे हैं, उनको कॉल करके इस गंभीर विषय पर चिंतन मनन करके अलायंस उनके साथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, सब एकला चलो की नीति पे रहे, तो फिर ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जो आज पूर्व से पश्चिम, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे जाने के 10 वर्ष के भीतर इस व्यवस्था का अंत हो जाना चाहिए, आज अंत होने के बजाय वो व्यवस्था पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक और मजबूत हुई है।
ऐसा हमारा मानना है। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। जी, एक बात चलते चलते हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन को तो आप इस दृष्टि में देख रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, उसका अपना विश्लेषण भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो गीतों का आंदोलन है ये भी अपने आप में एक आंदोलन है। और जो गीतों का जो आंदोलन है, इसको मैं आपको बिल्कुल बेबाक तौर से ये बता रहा हूँ। जब से मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरे जो बहुजन समाज के जो महापुरुष थे सबको कंसोलिडेट करके ये जो अवेकनिंग किया है, जागृति जत्थे का शुरुआत मान्यवर कांसीराम साहब ने की। लेकिन आज क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तमाम बहुजन समाज के जो आर्टिस्ट हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, वो अपने अपने स्तर से वो जो काम कर रहे हैं, ये जो सांस्कृतिक क्रांति को फैलाने का, तो ये सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तो बहुत बड़ा काम हो रहा है और उसका कारण गीत संगीत ही है। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम जो आपसे पूछना चाह रहे थे वो ये थी कि इस वक्त में आप नई पीढ़ी के गीतों को जन्म देने में या फिर गीतकारों को, गायकों को या नए कलाकारों को जन्म देने में क्या आप इस पर कोई काम कर पा रहे हैं? नहीं, हम काम, आजकल तो सोशल मीडिया है जी। व्यक्तिगत तौर पर भी किसी से हमारी मुलाकात होती है तो जैसे बहुत लोग कहीं बुद्ध कथा कहते हैं जी, तो हमने उनको कहा भाई बुद्ध कथा क्यों कहते हो? भाई बुद्ध कथा नाम के बजाय आप बुद्ध गाथा कहिए तो ये अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको माना है, पंपलेट, पर्चे, पोस्टर में उसको बुद्ध गाथा लिखा है बुद्ध कथा की जगह। तो इस प्रभाव हो रहा है। तो ऐसी बुद्ध गाथाएं आप भी देते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं देता हूँ। हाँ। मैं इसी तरह से जो मैंने अभी आपको गीत की लाइन सुनाई उसमें 5 महापुरुषों का समावेश है। और ये दर्द हमें आज भी क्यों है गीत लिखने का, ये दर्द आज भी हमें इसलिए है कि मान्यवर, जो मैंने शुरुआत आपसे की जी, तो मान्यवर कांसीराम साहब से 22 अप्रैल 1980 को पहली मुलाकात हुई, 22 वर्ष की उम्र में हुई। और आप जान के ताज्जुब करेंगे, उनसे अंतिम मुलाकात भी 22 तारीख को मेरी हुई। 22 सितंबर 2003 को बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में मान्यवर कांसीराम साहब से मेरी अंतिम मुलाकात थी, जिस मुलाकात में कांसीराम साहब 2 बार रो पड़े। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई नहीं बताएगा। मैं बत्रा हॉस्पिटल में मान्यवर कांसीराम साहब से मिला तो 10 मिनट की मुलाकात में, हालांकि 3 जगह पर रोका गया, लेकिन मेरे डॉक्टर विनोद कुमार मुझे अपना डॉक्टर का कोट पहन के अपने साथ ले गया था, मुझे मिलवाया। कोई नहीं मिल सकता था, तब मैं मान्यवर कांसीराम साहब से अंतिम बार 22 सितंबर 2003 को बत्रा हॉस्पिटल में मिला जी। अब हम चलते चलते आपसे एक गीत और भी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जो एक आप अपनी इस पूरी बातचीत का संदेश भी हो। बातचीत का संदेश गीत जब ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन से बड़ा मशहूर हुआ था वो गीत जी। पोस्ट इलेक्शन कॉन्फ्रेंस मान्यवर कांसीराम साहब ने पहली बार जब 3 सांसद और 13 MLA जीत कर आए थे, तब रामलीला मैदान दिल्ली में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब उन्होंने अपने स्पीच से पहले मुझे बुलवाया था, तो मैंने वो गीत पढ़ा था जी। बड़ा पॉपुलर भी हुआ था वो जी। हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिएगा उसे। जी जी जी। कि भाई जाग कर गुलामी से दास बदल जाता है, देखते देखते इतिहास बदल जाता है। यकीन कर लो ए बहुजन समाज वालों, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। वो गीत के बोल थे, तुम्हें बहुजनों खुद संभलना पड़ेगा। ये बातचीत हो रही थी ब्रिजवासी नेत्रपाल जी से। नेत्रपाल जी मथुरा से आते हैं और उनके इस परिचय के साथ आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ब्रिजवासी आज भी किस सोच के साथ और किस समझ के साथ अपने लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे संवाद करते हैं अपने गीतों के जरिए, अपनी कविता के जरिए। ब्रिजवासी, आप इस छोटी सी मुलाकात में हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत